Hello everyone, welcome to PCS Nukti Path. So today we are going to solve question related to परसेंटेज। तो परसेंटेज को आज हम लोग अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और एक जो आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको डिफरेंट डिफरेंट जो अलग टॉपिक है उनको समझने में भी आपको मदद मिलता है। ठीक है, तो इसको परसेंटेज को अच्छे से सॉल्व करते हैं। इसमें ये आपका बीपीएससी एईडीओ का मैथ्स और रीजनिंग दोनों का कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक ऑलरेडी करा दिए जा चुके हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट जा करके वहाँ पे एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है, और इसका आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देख ले कि आपका चैनल हो गया। चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के क्लासेस चल रहे हैं जो कि बीपीएससी एईडीओ से रिलेटेड है। तो आप एक बार वहाँ जाएं, प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें कि आप क्या क्या वहां से लर्न कर सकते हैं। आप वहां से कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट डू सब्सक्राइब एंड हिट अ लाइक बटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, परसेंटेज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज मतलब सिंपल मीनिंग ये हो गया कि 100 का कैवा हिस्सा। ठीक है, जैसे कि अगर आपने एग्जाम दिया और एग्जाम में आपको 40 मार्क्स आए, कितने में से टोटल आए, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का था। तो आपको पूछ रहा है कि कैवा हिस्सा, 100 का कैवा हिस्सा, तो आपको क्या करना होगा, 40 जितना आया डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स का जो एग्जाम इंटू 100 कर देंगे। तो आपको यहाँ से क्या निकल जाएगा, 40% आपको एग्जाम में है। लेट अस अज्यूम कि आप 5 पेपर दिए और 500 नंबर का था, आपने 250 नंबर पाए और टोटल कितना का था, 500 का था। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, जितना आया डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 50% आएगा। तो परसेंटेज मतलब सिंपल चीज ये होता है कि कितना आपको आया बाई टोटल, कितना में से कितना आया। ठीक है, तो अब बस इसे निकालना हो। देखिए, आपको थ्योरी पढ़ने से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करके प्रैक्टिस करके और तब आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पूरा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, अलग अलग वेराइटी का क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। तो बोल रहा है कि ए का 80%, तो ए का मैंने क्या बोला, जितना का निकालना है, ए का 80%, 80/100 इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। तो बी का बोल रहा है 50%, तो बी इंटू 50/100, यही तो दिया हुआ है। ये जो सेंटेंस के फॉर्म में दिया हुआ है मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। 100 कैंसल्ड आउट हो गया, 0 0 कैंसल। तो यहां से आपको क्या आ रहा है, 8a इक्वल टू आ रहा है 5b। ठीक है, तो अगर मैं b को लिखूं तो b को क्या लिख पाऊंगा, b को मैं लिख दूंगा कितना, 8/5 इंटू ए। ठीक है, 8/5 इंटू ए। अब पूछ रहा है क्या कि देन व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज, बोल रहा है कि एक्स बी इक्वल टू x% ऑफ ए। बी जो है x% ऑफ ए है। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बी कितना है, x% ऑफ ए है। तो बी जो है कितना है, बी दिया हुआ है x% ऑफ ए का x%, तो ए का x% हो गया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने जब लिख दिया, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। यहां से मैंने एक बी निकाला, यहां से बी निकाला, दोनों इक्वेशन को बराबर करके देखे क्या आता है, 8a/5 इक्वल टू ax/100। ये कैंसल आउट हो गया, एक्स आपको निकालना है, तो 5 20 से कटेगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 160%। आई होप सबको ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बस सिंपल जो दिया हुआ है उसको आपको लिख के और इक्वेट कर देना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इफ x इज 80% ऑफ y, जो x है वो क्या बोल रहा है, 80% ऑफ y है। y का 80%, y इंटू 80/100 मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, तो y को हम क्या लिख सकते हैं, y जब लिखेंगे सॉरी ठीक है, तो y का 0 0 यहां से कैंसिल हो गया, इसको मैं लिख दूंगा 4/5। तो अगर मुझे y निकालना है तो y को क्या लिखूंगा, 5x/4। कोई दिक्कत, 5 को इधर ले गया, 4 को नीचे ले गया, तो ये मैंने इक्वेशन लिख दिया। अब क्यों मैंने y के टर्म्स में लिखा है आपको समझ में आएगा आगे। व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, y का कितना परसेंट जो है x है।
व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स, वाई का कितना परसेंट एक्स है। तो अगर आपने देखा होगा कि जैसे मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताया था कि अगर आपको समझना है कि एक्स का 20% आपको निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, एक्स इंटू 20/100। तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2 इंटू एक्स। ठीक है। अगर आपको एक्स का 40% निकालना है तो आप क्या करते हैं, एक्स इंटू 40/100। ठीक है। तो यहां से कितना आएगा, 0.4 एक्स। अगर मैं आपको बोल दूं एक्स का आप कितना निकालिए, 125% निकालिए। ठीक है। तो एक्स का 125%, ठीक है ना। तो ये एक्स का कितना बोल रहा है, 20%, ए एक्स का 40%, और ये बोल रहा है 125% अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, एक्स इंटू 125/100। तो आपको कितना आ जाएगा, 1.25। ठीक है। तो आपको यहां से एक चीज समझ में आना चाहिए कि अगर आपको कहीं पे बोल रहा है कि 20% है, कोई एक नंबर है उसका 20% है, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 0.2x, टाइम बचाने के लिए। एक्स का 40% बोल रहा है तो आपको क्या लिखना होगा, 0.4x। अगर आपको एक्स का 125% बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, 1.25। ठीक है। अब 1.25 क्या बात बताता है कि ये मेरा जो वैल्यू है ये आपको 25% ज्यादा है। ठीक है। मतलब 25% ज्यादा है, जितना था वैल्यू वो तो है ही 100%, और प्लस 25% एक्स्ट्रा है, यही तो बता रहा है ना। ये क्या बता रहा है कि 0.4% है। ठीक है। तो ये मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया, ये अक्रॉस द जो क्वेश्चन होगा ये मैं यूज करने वाला हूं। इससे क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। अब अगर आपको मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि y इक्वल टू 5/4 है, तो 5/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.25 लिख सकता हूँ, 1.25 इंटू एक्स। तो मतलब y जो है x का कितना परसेंट है, आप देख रहे हैं 1.25 है। अभी मैंने बताया कि जब 1.25 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, 25% एक्स्ट्रा। ठीक है। 25% एक्स्ट्रा, कितना बोल रहे हैं, 25% एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। और 100% तो पहले से है, एक्स का वैल्यू 100, एक्स का 100% क्या हो गया, एक्स हो गया। और x को अगर 1.25 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 25% एक्स्ट्रा। तो मेरा टोटल वैल्यू कितना रहा है, ये टोटल वैल्यू कितना है, 125% है। देखिए मैं इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में इजीली सॉल्व करना हो। इस टाइप का मैं बहुत सारा प्रॉब्लम कराने वाला हूं। ठीक है। तो कभी भी आपको इस टाइप का दिया हुआ रहेगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि y जो है कितना है, 125% ऑफ x है। ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं कि 50% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं। तो ए प्लस बी का बोल रहा है 15%, तो ए प्लस बी इंटू 15/100 मैंने लिख दिया। ठीक है। इक्वल टू ए माइनस बी कितना परसेंट है, 25% है। ए माइनस बी 25/100। ठीक है, मैंने लिख दिया, ये मैंने इक्वेशन लिख लिया। देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं और फिर आपको मैं बताता हूं कि क्या करना है। 2 0 कैंसल्ड आउट हो गया। ठीक है। 5 को 3 बार में कटेगा, यहाँ 5 को 5 बार में कटेगा। तो आप देख लीजिए, 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब ये 5a है, 3a को मैं इधर लेकर जाता हूं तो क्या बच जाएगा, 2a बच जाएगा। मैं ऐसा ही लिखता हूं, किसी को कंफ्यूजन ना हो, 2a। अब 5b इधर है और 5b को मैं अगर राइट लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊंगा तो 3b है, तो कितना हो जाएगा, 8b हो जाएगा। यहां से कैंसल्ड आउट हो गया। ठीक है। तो यहां से मेरा यहां से मेरा a का वैल्यू कितना आ रहा है, a का वैल्यू आ रहा है 4b। फिर सेम कॉन्सेप्ट को मैं क्या करने वाला हूं कि आपको प्रैक्टिस इतना करा दूंगा कि आपको इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। अब पूछ रहा है क्या, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। बी का कितना परसेंट ए है। अभी मैंने जब आपको बताया पीछे कि अगर 125% है तो 1.25 होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि x का 200% आपको निकालना है, 200% निकालना है, तो आप क्या करेंगे, x इंटू 200/100। तो ये आपको क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्यों कर रहा हूं। अगर मुझे बोल रहा हूं कि x का 400% आपको निकालना है तो क्या करना होगा,
x इंटू 400/100, तो यहां से क्या आ रहा है वैल्यू 4 आ रहा है। अगर किसी चीज का 400% है तो 4 आएगा, अगर 200% है तो 2 आएगा, अगर आपका 125% है तो 1.25 होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, इस चीज को आपको बराबर से ध्यान में रखना है। अब आप क्वेश्चन को आंसर करिए। व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए, बी का कितना परसेंट ए है, तो अभी ये वैल्यू दिया हुआ है। अब बी, अगर ए इक्वल टू बी है, इसका मतलब कि 100% रहा होगा, दोनों बराबर है। अब ये जो है 4 गुना है, तो ये कितना हो गया 400% हो गया। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्योंकि कैसे करना है, बस आपको इक्वेशन निकालना है और आपको पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो बी का कितना परसेंट, तो बी में आप मल्टीप्लाई कर दें, किया हुआ है 4, तो आपको मैंने ऑलरेडी ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया है कि कैसे होता है, 2 कब आता है, 4 कब आता है। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको इसी को फॉलो करना है, इससे एग्जाम में आपको इजीली सॉल्व होंगे, आपको ज्यादा इधर उधर कोई भी कॉन्सेप्ट से नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। व्हाट इज द 20% ऑफ 25% ऑफ 300। कभी भी आपको एक नंबर का 2-3% निकालना हो तो आपको मैं सिंपल एक बात बता रहा हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को तोड़ दें, सबसे पहले तो ये निकाल लें 25% ऑफ 300, और जो वैल्यू आएगा उसका 20% निकाल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 300 दिया हुआ है, इसका मैं 25% निकाल लिया, 25/100। ठीक है, अब या तो आप पूरा सॉल्व करके और फिर 20% मल्टीप्लाई करें, ये आपका वैल्यू हो गया। अब इसका क्या बोल रहा है 20%, तो इसका 20% 20/100। या तो आप सॉल्व करके मल्टीप्लाई करो या आप डायरेक्ट करो। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इजी जल्दी सॉल्व करना है तो आपको डायरेक्ट एक बार में करना होगा। तो मैंने क्या किया, 25% ऑफ 300 निकाल लिया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसका फिर 20% निकाल लिया, तो मैंने निकाल लिया। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 कैंसल्ड आउट, 25 कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, और ये 4 5 बार में कटेगा, तो यहां से आपका वैल्यू कितना आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, तो वैल्यू कितना हमारा है 15। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 में आ रहा है। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ डे। बोल रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट पूरे दिन का कितना परसेंट है। ठीक है, तो एक दिन में कितना होता है, वन डे में आपको कितना होगा 24 आवर। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है 1 आवर 45 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट, तो मैं 1 आवर 45 मिनट को आवर में चेंज कर देता हूँ, 1 आवर 45 मिनट, तो 1 घंटा तो 1 घंटा है ही, प्लस अब ये क्या है कि 45 मिनट है, 45 मिनट मतलब क्या, इसको आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 45 डिवाइडेड बाई 100, आवर में चेंज हो गया, सॉरी 60 से डिवाइड कर देंगे, आवर में चेंज हो गया, तो 15 से 3 बार में कटेगा और 4 बार में कटेगा, तो यहां से मेरा क्या वैल्यू आ रहा है 1.3/4। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे 4 और 3 7, ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, 3 ऐड करते हैं, तो 7/4 आवर। ये मैंने निकाल लिया कि 1 घंटा 45 मिनट में कितना आवर होते हैं। अब आपको परसेंटेज पूछ रहा है, तो जो वैल्यू दिया हुआ है कि 7/4 आवर, टोटल कितना आवर का परसेंटेज एक दिन का निकालना है, तो एक दिन में कितने होते हैं 24 आवर, और इंटू 100 कर दे, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, तो आप इसको सॉल्व करें, 7/4 इंटू कितना हो जाएगा 1/24 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा 25 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 175, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 24, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा 7.292%। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब बोल रहा है कि एक स्कूल है, इन ए स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट प्लेज फुटबॉल। ठीक है, मैं लिख लेता हूं प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल कितना 40%। ठीक है, अगर 40% फुटबॉल खेल रहे हैं, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि 50% जो क्या खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो 50% को क्रिकेट भी लिख देते हैं, तो अब लिख देता हूं कि प्ले क्रिकेट 50%।
क्वेश्चन में बेसिकली जो भी दिया हुआ है तो आपको नोट डाउन करना होता है। एंड इफ 80% ऑफ द स्टूडेंट नीदर प्ले फुटबॉल और क्रिकेट, अब जो 80% है वो ना ही फुटबॉल खेलते हैं, नीदर प्ले क्रिकेट मतलब दोनों नहीं खेलते हैं, नीदर प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये दोनों नहीं खेलते हैं, ये 18% है। अगर 18% नहीं खेलते हैं वो ना ही फुटबॉल और ना ही क्रिकेट, तो जो बाकी 100 से बचे हुए होंगे वो तो कुछ ना कुछ तो खेलते ही होंगे, या तो क्रिकेट खेलते होंगे या फुटबॉल खेलते होंगे या तो दोनों खेलते होंगे। ठीक है, तो अगर मैं निकाल लूं कि एट लीस्ट प्ले वन और बोथ, या तो कोई एक गेम खेलते हो या दोनों खेलते हो, ऐसे लोग अब कितना, इतना पता चल गया कि 18% कोई नहीं, मतलब कुछ भी नहीं खेलते हैं, तो बाकी जो बचा हुआ होगा वो कुछ ना कुछ तो खेलते ही होंगे ना। तो ये आपका कितना आ रहा है यहाँ से 18% है, तो 80% 18% है, सॉरी 18% ही है ना, हाँ। तो ये आपका जो बचा हुआ कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 82%। आई होप सबको ये चीज समझ में आया होगा। अब मैं बता दिया, अब आपको मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो उसको वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूला को लिख देता हूँ, इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझिएगा आप, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है और बहुत हेल्पफुल रहता है, ये एग्जाम में जो है ना आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो मैं एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला को, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। देखिए, ये एक फॉर्मूला होता है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे u लिखा हुआ है, और यहाँ पे u और यहाँ पे एक उल्टा u लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इसका मतलब होता है ना, u जब उल्टा दोनों साइड ऊपर में खुला हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि कम से कम कोई एक गेम खेल रहा हो, या कम से कम कोई एक एक्टिविटी हो रहा हो। ठीक है, कि मतलब या तो ये ए काम कर रहा है या बी काम कर रहा है, मतलब अगर ये कोई एक्टिविटी है तो या तो ये हो रहा है या तो बी हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है या तो ये हो रहा है या तो बी हो रहा है। इसका मतलब होता है कि कंप्लीट ए हो रहा है, और इसका मतलब कंप्लीट बी एक्टिविटी हो रहा है, और इसका मतलब जो होता है कि दोनों एक्टिविटी हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि दोनों एक्टिविटी हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने आपको यहाँ पे पूरा बता दिया, इसका मतलब क्या होता है, दोनों एक्टिविटी हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट एक हो रहा है। इसका मतलब कि जो पूरा कंप्लीट ए हो रहा है, इसका मतलब कंप्लीट बी हो रहा है। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, आप ध्यान में रखिएगा। ये स्टार्टिंग में क्या हो गया, एटलीस्ट एक खेल रहा है, तो हम जो एज्यूम कर लेते हैं, जैसे फॉर्मूला दिया हुआ है कि जो 40% फुटबॉल खेलते हैं वो ए हो गए, 50% जो क्रिकेट खेलते हैं वो बी हो गए। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं कि नीदर प्ले क्रिकेट, ये तो इससे मैंने क्या निकाल लिया कि एटलीस्ट एक प्ले, तो एटलीस्ट कोई एक प्ले के लिए मैंने क्या बताया आपको कि ए, जैसे मैंने यही बताया ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए मुंह खुला ऊपर साइड में यू, इसका मतलब कि कम से कम कोई एक गेम खेल रहा है, ये तो वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ, 82% लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने जितने भी वैल्यू दिए हुए थे उसको मैंने नोट डाउन कर लिया, अब इस जितने वैल्यू है इनको पुट कर दीजिए आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 82%। ए का वैल्यू आप कितना पुट कर देंगे 40%, बी का वैल्यू पुट कर देंगे 50%। अब इसका मतलब क्या मैंने बताया, ए, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ। ठीक है, आपको मैंने इक्वेशन को लिखना बता दिया, तो ये दोनों, अब मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में तो यही बोल रहा है ना कि आप बताएं कि कितने लोग जो है दोनों खेलते हैं, प्लेइंग बोथ। तो अब तो आपको ये सब दे दिया गया है, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर ले। तो ए, ठीक है, ए मैंने लिख दिया इक्वल टू 90, 40 + 5 90 - 82, तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना रहा है 8%। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आपका 8% होगा। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा अलग टर्म नहीं बता रहा हूँ, यूनियन और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ
कि आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। बस इस फॉर्मूला को ध्यान रखें, आप कंप्लीट उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आगे सेम कॉन्सेप्ट पे एक और प्रॉब्लम कराऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। इफ x% ऑफ ए इज सेम एज y% ऑफ बी, अभी मैंने क्या बोला, x% ऑफ ए का x%, a इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू सेम एज y% ऑफ बी, तो b का कितना है, y% है, सेम बोल रहा है ना, तो y% है, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैं कैंसल आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं b बराबर क्या लिख सकता हूँ, b बराबर ax डिवाइडेड बाई y लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब पूछ रहा है कि देन z% ऑफ b का z% क्या होगा, ठीक है। देन z% ऑफ b विल बी, z% b का क्या होगा, ठीक है। आई होप सबको यहां तक समझ में आया होगा। तो अब क्या करना है, z% ऑफ b निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से अगर आप देख रहे होंगे, मैंने जो अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, a बाई वाई इंटू एक्स के मल्टीपल में है, ठीक है। तो x के अगर मल्टीपल में है तो ये मैंने लिख दिया। अब आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि z% ऑफ b, तो z% b का z%, तो b इंटू z%, तो z बाई 100 मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। b का वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, ए वाई बाई एक्स, तो b को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वाई बाई एक्स लिख सकता हूँ, ए डिवाइडेड बाई वाई, सॉरी क्या लिख सकता हूँ, ए डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स लिख सकता हूँ। और इसका क्या z%, तो z बाई 100 मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो b इक्वल टू, अब मैंने ये लिख दिया। अब b का कितना बोल रहा है, z% ऑफ b बोल रहा है, ठीक है। मैं अभी आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था इसका मैं यूज बताता हूँ कि कैसे आपको होता है। b इक्वल टू अगर आप करेंगे तो xz बाई 100 इंटू ए, ठीक है, xz बाई 100 इंटू ए, यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है। तो तीनों जितने वैल्यू थे मैंने लिख दिया उसको, ठीक है। अब मुझे आप एक चीज बताइए कि अभी मैंने क्या बोला था कि a का परसेंट निकालना, a का 5% है, तो a का अगर मैं बोलूं कि a का 5% है तो मैं क्या बोला था, 0.5 इंटू ए लिख देते हैं, यही होगा ना। तो अगर मुझे a का नहीं पूछ रहा है कि कितना परसेंट b है, तो ए पक्का, अब जैसे मैं क्या बोलता था, अगर मुझे निकालना हो ए का 5%, तो 5/100, तब मैं क्या बोलता था कि ये 5% है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, xz बाई वाई डिवाइडेड बाई 100 इंटू ए, कोई दिक्कत, सेम ही इक्वेशन है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, यही तो परसेंटेज हो गया ना, यही तो पूछ रहा है ना कि xz बाई वाई, एक्स जेड बाई वाई परसेंट, ये तो आपका परसेंटेज आ गया ना कि इतना परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो गया, तो एक्स जेड जेड एक्स बाई वाई, ठीक है, जेड एक्स बाई वाई परसेंट ऑफ ए। तो ये आपको क्या करना होता है, कभी भी कोई इक्वेशन दिया हुआ है उसको आपको सॉल्व कर लेना है, डायरेक्ट आपको पुट करके आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं ठीक है। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है यहाँ पे। सिंपल एक बार रिपीट कर देता हूँ, तो बी को मैंने ए के टर्म में जो दिया हुआ था उसको लिख दिया। अब वो बोला था कि z% ऑफ बी, तो मैंने b का वैल्यू यहाँ था निकाले थे उसको लिख दिया और उसका z%। अब बोल रहा था कि b कितना परसेंट है, किसका, a का, तो मैंने a के टर्म्स में क्या होता है लिखता हूँ कितना परसेंट, तो इतना डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि कितना परसेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट इन सच ए वे दैट 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन द 60% ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो ठीक है, तो बोल रहा है कि एक नंबर था उसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है। अगर मैं उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया तो मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट पार्ट को एज्यूम कर लेता हूं कि x है, फर्स्ट पार्ट x हो गया, एंड सेकेंड पार्ट को मैं एज्यूम कर लेता हूं कितना है, y है,
मैंने लिख दिया दोनों को। अब क्या बोल रहे हैं, अब जो भी इक्वेशन दिया उसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन के फॉर्म में। सच ए वे दैट 80% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 3 मोर देन द 60% ऑफ द सेकंड नंबर। तो 80% ऑफ द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर का 80% कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का 80% इज इक्वल टू 60% ऑफ द सेकेंड नंबर, तो y का 60%। और कितना बोल रहा है, कितना ज्यादा है, 60% ऑफ द y, और प्लस कितना बोल रहा है 3 की मोर देन 3, मतलब 3 बड़ा है। ठीक है, तो मैंने ये इक्वेशन लिख दिया। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना वैल्यू आएगा आपको, मैं अगर बोलूँ सॉल्व करने के, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 8y इक्वल टू 6y, और 10 कॉमन था तो मैंने 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 30। आई होप सबको ये वाला पार्ट आता होगा कि कैलकुलेशन को कैसे जल्दी, सिंपल था ना कि 10 था इधर, मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो ये 30 हो जाएगा, 10 10 नीचे कैंसल्ड आउट हो गया। ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन बना लिया। ठीक है, तो 10 हो गया और यहाँ पे 3 था, तो मैंने ये इक्वेशन को लिख लिया। अगर मैं इसको और एक बार में तोड़ दूं तो ये अगर देखूं तो ये 2 से 4 बार में कट रहा है, 2 से 3 बार में कट रहा है, 2 से 15 बार में कट रहा है, मैं काट सकता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 4y माइनस 3y को इधर लेकर आया, -3y इक्वल टू 15। तो लेटेस्ट से जूम किए मेरा इक्वेशन पहला है, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया इक्वेशन को। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन को पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर दूसरा, अब बोल रहा है कि 80% ऑफ द सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर कितना दिया हुआ है, y का 80% ले लेते हैं, इज 6 मोर देन द 90% ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है x, इसका हो गया 90%। और कितना ज्यादा बोल रहा है ये, अब कितना ज्यादा बोल रहा है, 6 ज्यादा है। देखिए आपको क्वेश्चन में 6 ज्यादा दिया हुआ है, हो सकता है किसी में 6 कम दिया हुआ रहेगा, ठीक है, किसी में 6 गुना रहेगा, तो बस आपको रीड करके इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है। अब मैं यहाँ फिर से 0 0 कैंसल्ड आउट हो गया। ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूँ, 8y डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 9x डिवाइडेड बाई 10 और प्लस 6। फिर आपको वही है, अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से 60 हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, 8y इक्वल टू 9x प्लस 60। देखिए मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस टाइप का डायरेक्ट यहाँ 60 अगर जो लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी है। तो अगर मैंने ये चीज को लिख दिया, अब मैंने इक्वेशन लिख दिया, तो दूसरा इक्वेशन मेरा क्या रहा है, 8y माइनस 9x इक्वल टू 60। ये मेरा इक्वेशन नंबर दूसरा हो गया। अब मैंने दोनों इक्वेशन को लिख दिया। अब क्या, अब आपको लीनियर इक्वेशन दिख रहा होगा कि 2 लीनियर इक्वेशन आ गए। 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोग को आता होगा। क्या करते हैं, कोई एक टर्म को सेम कर देंगे और कैंसल आउट कर देंगे और दूसरा नंबर निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि पहला नंबर जो है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना से, पहला नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से, और दूसरा नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, और दोनों को ऐड कर दूंगा। अब आपको क्यों किया वो समझ में आ जाएगा। पहला नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 32y माइनस 24, सॉरी यहाँ पे 8y 8x था ना, ये आपका 8x था। ठीक है, 8y, एक मिनट जस्ट लेट मी चेक, ये यहाँ पे x था, तो यहाँ से आपका 4x माइनस 3y बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू x था, सॉरी ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ था लिखने में। तो ठीक है, तो ये आपका होगा 32x, ठीक है, सॉरी 32x, ये आपका वैल्यू x है। और यहाँ पे क्या है 24, कितना 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 से 8 से मल्टीप्लाई किया है पहला नंबर, पहला को, तो कितना हो गया 24y इक्वल को 15 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो ये मैंने जो इक्वेशन था, कितना 15 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 120। ठीक है, मैंने ठीक ही लिखा है। ठीक, अब मैंने लिख दिया, तो मेरा जो यहाँ से इक्वेशन क्या आ रहा है, 32x माइनस 24y इक्वल टू 120। ठीक है, अब क्या है, अब दूसरा नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा इक्वेशन को, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 8y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24y, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ। उसके बाद अगर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27x,
और अगर मैं 60 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 180। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को जोड़ दे रहा हूं, प्लस माइनस कैंसल। 32 में से अगर 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5x, और ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 300। तो मेरा x का वैल्यू कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन में 60 तो है ही नहीं। तो अब क्या करना है आपको, तो आपको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि देन द ठीक है, देन द नंबर इज, जो नंबर को हमने दो पार्ट में तोड़ा था, तो नंबर क्या था, जो मेरा नंबर था x प्लस वाई, यही तो है ना, यही नंबर निकालना है। आप x निकाल लिया है 60। अब क्या करना है आपको, y निकालना है। y निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर दें। तो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं तो y निकाल लेता हूं। तो 4x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू, सॉरी 4 इंटू 60, एक्स का वैल्यू 60 दिया हुआ है, माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, दिया हुआ है इक्वल टू आ रहा है 15। आप इसको सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा 240। 240 में से आप 15 को घटा दें और 3 से डिवाइड कर दें, तो y का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 75। ठीक है, देखिए आपको 240 हो गया ना, 240 में से 15 घटाइए तो 15 घटाइए 225 होगा, और 225 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। अब ये मेरा y का वैल्यू भी निकल गया, y का वैल्यू निकला कितना 75। दोनों को ऐड कर दें, ऐड करने के बाद वैल्यू कितना आ रहा है 135। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में है। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या करना है, इक्वेशन को लिखना है, लीनियर इक्वेशन आ गया उसको सॉल्व कर देना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, और जो नंबर मेरा एक्स प्लस वाई था दो भाग में तोड़े थे उसको ऐड करके आंसर बता देना। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ 120 इज 20% ऑफ ए नंबर, कि कोई भी एक नंबर है उसका 20% क्या है 120 है। देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछता है बहुत लोग उनको चमकता नहीं है, समझ में नहीं आता है। तो पहले क्या आपको करना है, 120 किसका है 20% ऑफ ए नंबर। तो नंबर जो दिया हुआ है ये तो नहीं दिया हुआ है, तो इसी को एज्यूम कर लेते हैं x। तो लेट द नंबर बी x, नंबर बी x। 120 का 20% नहीं बोल रहा है, बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लेट द नंबर बी एक्स, जो नंबर दिया हुआ है एक्स उसका 20%, एक्स का 20%, एक्स का 20% हो गया कितना 20/100, इसका 20% कितना दिया हुआ है 120। सॉरी, अब इसको यहाँ से निकाल लीजिए कि जो अब पूछ रहा है कि नंबर क्या है, तो 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ 6 से कट गया तो कितना आ रहा आपका वैल्यू 600। ठीक है, सॉरी 12, हाँ। तो ये आपको क्या, सॉरी यहाँ पे 0 0 कैंसल्ड आउट हो गया, तो 0 0 एक कैंसल्ड हो गया, 120 इंटू 10, 120 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो 0 0 कैंसल, और यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक मिनट सॉरी, जस्ट लेट मी जस्ट डू इट अगेन। x इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 120, यही दिया हुआ है आपको इक्वेशन में। तो अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो x का वैल्यू कितना आएगा 1200 डिवाइडेड बाई 20, 0 0 कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है 16 आ रहा है, 600 आ रहा है। तो मैंने 600 निकाल लिया। अब आपको पूछ रहा है कि देन द 120% ऑफ दैट नंबर। अब 600 तो मेरा x का वैल्यू आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 600। ठीक है, अब इसका क्या बोल रहा है 120%, तो इसका 120% निकालने के लिए क्या करेंगे 600 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, तो कैंसल्ड आउट हो गया। तो आपको कितना आ रहा है वैल्यू, कितना आ रहा है 720। तो अगर 600 का 120% निकालेंगे तो कितना आ रहा है 720। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया आपको फिर से बता दूं, x का 20%, तो ये 120 दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया, यहाँ से x का वैल्यू 600, यहाँ भी करेक्ट ही था, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 600। अब 600 वैल्यू जो आ रहा है उसका 120% पूछ रहा है, तो देन द 120% ऑफ दैट नंबर, तो उसका 120% निकाल दिए तो कितना आ रहा है 720। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेफर द फॉलोइंग डेटा आंसर द क्वेश्चन। बोल रहा है कि मेडिकल में 35 लड़के और 60 लड़कियां पढ़ती हैं,
इंजीनियरिंग में 40 लड़के और 40 लड़कियां पढ़ती हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु चूज इंजीनियरिंग आर गर्ल्स, कितने बच्चे जो है इंजीनियरिंग चूज किए, ठीक है, कितने बच्चे जो है इंजीनियरिंग चूज किए। इंजीनियरिंग टोटल हो गया मेरा, पूछ रहे इंजीनियरिंग के कितने परसेंट जो है स्टूडेंट हु चूज इंजीनियरिंग आर गर्ल। अब ये जो है गर्ल बताना है, और वो क्या होना चाहिए, गर्ल भी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को। पूछ रहा है कि कितने लोग इंजीनियरिंग में गर्ल है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि इंजीनियरिंग में गर्ल कितने हैं। आपको अब मेडिकल से कोई मतलब ही नहीं है, आपको पूछ रहा है इंजीनियरिंग का, तो इंजीनियरिंग में गर्ल 40 हो गए। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 80 इंटू 100। तो यहाँ से आप सॉल्व कर ले तो क्या आ जाएगा, तो 50% आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से बोल भी सकते। इंजीनियरिंग का आपको पूछ रहा है तो कितने परसेंट गर्ल है, तो इंजीनियरिंग में देख रहे होंगे बराबर बराबर बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब 50-50% दोनों है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इफ x इज 10% मोर देन y, ठीक है। x बोल रहा है कितना है, 10% मोर देन y है, ठीक है। देन बाई व्हाट परसेंट y इज लेस देन x। ये आपको सिंपल सा सवाल है जिसको आपको करना है, ठीक है। तो अब मुझे बोलना है x इज 10% मोर, तो x इज 10% मोर देन द y। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x हो गया 10% y से ज्यादा है, तो y जितना है वो तो रहेगा ही। अब बोल रहा है कितना, 10% ज्यादा है, तो 10% ऑफ y, ये मैं लिख सकता हूँ ना। तो ये मैं क्या लिखूंगा, y प्लस 10% ऑफ y कितना हो जाएगा, 10/100 इंटू वाई। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 110 डिवाइडेड बाई 100, ये 100 उधर जाएगा, 110/y। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.1 इंटू वाई। तो यहाँ से x इक्वल टू 1.1 इंटू वाई। अभी आपको मैं पीछे जो कॉन्सेप्ट बताया था, आपको मैंने बोला था कि अगर 25% गुना करना है तो आप क्या करते हैं, 1.25। अगर आपको 400% रहता है तो कितना, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको 10% इंक्रीज करके नंबर को लिखना है तो क्या लिख देते हैं, 1.1। आप देख रहे हैं ना, यही तो 10%, डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते थे, ये आप अवॉइड कर सकते थे। ये आपको कॉन्सेप्ट में बताया ताकि आपको ध्यान में रहना है, ठीक है। अब पूछ रहे कि व्हाट परसेंट ऑफ y इज लेस देन x, कितना परसेंट जो y है वो लेस देन x है, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं कि x जो है कितना बड़ा या छोटा है। तो x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, x का वैल्यू मैंने निकाल लिया 1.1 इंटू वाई, और y से कितना बड़ा है तो y घटा देंगे, तो यहां से आपको कितना आ जाएगा, 0.1y। अब क्या बोल रहा है कि x जो है व्हाट परसेंट ऑफ y इज लेस देन x, y कितना कम है, y तो कम है, श्योर है कि कम है। अब बोल रहे हैं कितना कम है, तो 0.1y डिवाइडेड बाई, अब बोल रहा है y कितना, y का वैल्यू, x का वैल्यू आपको ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 1.1y इंटू 100 कर दें आप, यही तो वैल्यू हुआ ना। बोल रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ y इज लेस देन x, ठीक है। तो ये x से जो है कितना कम है, तो ये इतना इतना कम है, और टोटल वैल्यू x का कितना है, 1.1 इंटू वाई इंटू 100 कर देंगे, y कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट पॉइंट भी तो कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1/11 इंटू 100। तो ये आपको क्या लिख सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 11। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू 9.1/11, 11 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 99 प्लस 1 100 बटाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है, ठीक है। तो आपको 100/11 आया, तो आप चेक कर लीजिए कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर एक ऐड करना है, कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बोल रहा है कि 2 नंबर आर लेस देन द थर्ड नंबर बाई 30%, ठीक है। जो दो नंबर है are less than the third number by 30% and 37% respectively, then the percentage which the second number is less than the third number, ठीक है। ये सिंपल सा सवाल है, इसको करते हैं, ठीक है। तो अब दिया हुआ है, तो अब मैं क्या करता हूं कि पहला नंबर, लेट द नंबर बी 100। तो मैंने जो नंबर दिया हुआ है उसको मैंने एज्यूम कर लिया कि वो 100 है। मैं क्यों एज्यूम किया हूं आपको समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ठीक है। द नंबर आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाई 30%, जो तीसरा नंबर जो था उसको मैंने एज्यूम कर लिया 100,
वो कितना है, 30% कम है। तो 30% कम है तो लेट अस अज्यूम कि वो जो पहला नंबर है ए है, तो ए कितना बोल रहा है, 30% कम है। तो 100 का, सॉरी जस्ट लेट मी, हाँ 100 हो गया, और 100 का बोल रहे कितना, 30% कम है, तो 30% ऑफ 100। देखिए आप अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो 100 हो गया, और 30% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30/100 इंटू 100 तो 30 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू आपको कितना रहा है यहाँ पे, 70। बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। बी क्या बोल रहा है, 37% कम है। तो अगर मान ली कि तीसरा नंबर 100 था, तो 37% ऑफ 100, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, 100 माइनस 37 इंटू 37%, 100 का 37 ही होगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 63, ठीक है। तो मैंने ए और बी का वैल्यू निकाल लिया। द परसेंटेज बाई विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट, सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट। तो पहला नंबर जो मेरा है और दूसरा नंबर है, अब बोल रहा है कि कितना से कम है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। पहला नंबर 70, 70 से अगर 63 को घटाए तो 7 हो गया। अब बोल रहा है कि द परसेंटेज बाई विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो पहला नंबर के रेफरेंस में निकालना है कि पहला नंबर से कितना कम है, ठीक है। तो पहला नंबर क्या निकाले थे, 70, तो नीचे आ गया। अब बोल रहा है कितना कम है, तो 7 कम है ना, तो 7 हो गया। अभी कितना परसेंट है, तो आप देख लीजिए कितना परसेंट है। तो यहाँ से 10 हो गया, और 10, तो यहाँ से कितना आ रहा है आपका, 10% आ रहा है, ठीक है। आई होप सबको ये समझ में आया होगा कि मैंने कैसे निकाला है, ठीक है। तो ये आपको परसेंटेज का एक सिंपल सा सवाल था, मैंने करा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का सवाल, और यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे इस टाइप का मिस्टेक ना करें, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इससे, इसको अगर अच्छे से समझ ले तो छोटा छोटा प्रॉब्लम आप ऐसे ही समझ जाएंगे। ए पर्सन गिव 20% ऑफ इनकम टू हिज एल्डर सन, 20% जो अपना सैलरी का था उसने किसके दे दिया। इसका मैं एक शॉर्ट टिक भी बताऊंगा, और अभी आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। पर्सन गिव 20% ऑफ द इनकम टू हिज एल्डर सन, तो अगर वो इंसान का इनकम कितना था, तो लेट इनकम भी डब्लू, ठीक है। डब्लू उसका कोई इनकम रहा होगा। 20% उसने किसको दे दिया, एल्डर सन को, तो एल्डर सन, तो 20%, तो 20% ऑफ डब्लू। आपको मैंने क्या बताया था, 20% किसी चीज का क्या होता है, 0.2 इंटू डब्ल्यू लिख देंगे, या आप ऐसे लिख सकते हैं 20/100 इंटू डब्ल्यू। आपको अब क्या होता है, अब इतना प्रॉब्लम कर लिए तो आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.2 इंटू डब्ल्यू। अब बोल रहा है उसने कि ऑफ द, अब क्या बोल रहा है उसने, ऑफ टू इनकम टू हिज एल्डर सन, 30% रिमेनिंग टू द यंगर सन, ठीक है। 30% जो था वो रिमेनिंग जो था, अब आप देख लोगे 0.2 तो उसने दे दिया है, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा होगा। अगर किसी का इनकम जो था डब्लू था, उसने 0.2 डब्लू दे दिया, तो रिमेनिंग बच कितना गया उसके पास, तो उसके पास बच गया 0.8 इंटू डब्लू। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं अच्छे से लिखा हूं यहाँ पे। अब आ जाते हैं दूसरा पार्ट पे। अब क्या बोल रहा है कि 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन, जो बचा हुआ है ना, ये जो बच गया पैसा, इसका 30% वो यंगर सन को दे देता है। तो यंगर सन को कितना दिया, यंगर सन को कितना दिया, बचा हुआ का 30%। तो 30% किसका, बचा हुआ का, तो बचा हुआ कितना था, 0.8 इंटू डब्ल्यू, ठीक है। 0 0 कैंसल। आपको मैंने क्या बोला, 30%, तो 0.3 से डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 0.3 इंटू 0.8 डब्ल्यू, ठीक है। तो यहां से कितना आ रहा है आपका, ये आप अगर देखेंगे तो कितना आ रहा है, 0.24 डब्ल्यू। इतना 0.24 डब्ल्यू उसने किसको दे दिया, यंगर सन को दे दिया। अब बोल रहा है यंगर सन एंड द 10% ऑफ द, और जो रिमेनिंग जो 10% था, रिमेनिंग द, देखिए यहाँ पे उसने 30% दे दिया यंगर सन को, एंड द 10% ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड टू द ट्रस्ट। अब बचा हुआ 10%, अब बचा हुआ जो पैसे थे उसका 10% वो किसको दे दिया, ट्रस्ट में दे दिया। तो यहाँ देख लेंगे कि अब रिमेनिंग कितना बचा उसके पास,
रिमेनिंग देखिए 0.8 डब्ल्यू बचा हुआ था, उसमें से 0.8 डब्ल्यू बचा था, उसमें से 0.24 दे दिया किसको, यंगर सन को, तो बच कितना गया। अब उसके पास कितना बचा होगा, ए घटा दे दोनों को, सॉरी 0.24 है ना, तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो कितना बच रहा है उसके पास 0.56, ठीक है, इंटू डब्ल्यू। अब इतना पैसा उसके पास बचा हुआ है, अब इसका से 10% किसको दे दिया, ट्रस्ट को दे दिया। ट्रस्ट को कितना दिया 10%। तो आपको मैंने क्या बोला था, किसी चीज नंबर का 10% क्या करेंगे, तो 10/100 इंटू 0.56 इंटू डब्ल्यू, या तो आप 0.1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 0.056। 0.056 डब्ल्यू उसने किसको दे दिया, ट्रस्ट को दे दिया, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ में आया सब जितने भी कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। तो अब आप रिमेनिंग देख ले कि कितना उसके पास बचा। अब ट्रस्ट में भी दे दिया, उसके बाद उसके पास कितना बच रहा है देख ले, उसके पास कितना था पहले से 0.56 इंटू डब्ल्यू, दे कितना दिया उसने 0.056 इंटू डब्ल्यू, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना वैल्यू आएगा, दोनों को घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 0.5। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप अगर 5 6 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो आप दोनों को घटा दीजिए, जैसे आपको ये सब आई होप सबको समझ में आता होगा। ये 0.56 है तो इसमें से 0.056 मैंने घटा दिया, तो ये 10 हो गया, ठीक है। तो ये कितना बच रहा है 4, ये 5 5 कितना हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना आपको बच रहा है 0.504, ठीक है, 0.504 इंटू डब्ल्यू। अब मैंने जो भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ था उसको मैंने लिख दिया। अब मुझे बताना है कि क्या है, ही इज लेफ्ट विथ इतना, इतना पैसा उसके पास लास्ट में बचा है। अब मैंने डब्ल्यू के टर्म्स में भी निकाल लिया, ये पैसा इसको लास्ट में बचा है, और यही तो मैंने यहाँ पे भी निकाला ना कि लास्ट में कितना बच रहा है, तो 0.504 इंटू डब्ल्यू, यही तो बोल रहे हैं ना। तो यहाँ से अब डब्ल्यू को निकाल लें, तो डब्ल्यू को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको डब्ल्यू का वैल्यू अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2000, ठीक है, 2000 नहीं 20,000 होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा डब्ल्यू वैल्यू। अब यही तो पूछ रहा है ना कि इंसान का सैलरी कितना था, तो उसका इनकम कितना था। आप देख लीजिए ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है, 20,000 था उसकी सैलरी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही कभी कभी जब इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, या एक और फॉर्मूला है, यहाँ पे स्पेस तो बच नहीं रहा है तो मैं क्या करूँ, ठीक है, मैं ये फार्मूला को कहाँ लिख दूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा अगर मैं इरेज कर पाऊँ, लेट मी जस्ट चेक कि मैं इरेज यहाँ से कर सकता हूँ। इरेजर अगर मिल जाए मुझे तो ये पार्ट मैं हटा दे सकता हूँ, ठीक है, जस्ट लेट मी इरेज इट, ठीक है। तो मैं कॉर्नर में बता दूंगा आपको, ठीक है, मैं इसलिए इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पेन एक बार चूज कर लेने दे, तो ठीक है मैंने पेन भी चूज कर लिया। अब देखिए, अब आपको अगर शॉर्टकट से सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा, शॉर्टकट से सॉल्व करना है तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि आपको अगर निकालना है रिमेनिंग बैलेंस, अगर कभी इस टाइप का दिया हुआ रहे तो आपको क्या निकालना है, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस, और ये जो परसेंटेज जो अलग अलग हम निकाले उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ जो परसेंट रहता है ना, कि जो कितना रिमेनिंग जो परसेंट है उसको ऐड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या करना होता है, 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 100, अगर मैंने इसका 20% घटा दिया तो ये कितना बचा 80%, 80% बचा, तो 20% मैंने किसको दे दिया था, ठीक है। तो ये कितना दिया आपने, एल्डरसन को कितना दिया 20%, तो यहाँ मैंने 20% लिख दिया। उसके बाद उसने यंगर सन को कितना दिया, तो आप देख रहे होंगे 0.24 इंटू डब्ल्यू, तो कितना दे रहा है 24% दे रहा है, तो 24% हो गया। यहाँ पे ट्रस्ट में उसने कितना दिया,
तो 0.056 इंटू डब्ल्यू, 0.056 इंटू डब्ल्यू तो कितना हो गया 5.6%। तो ये हो गया 5.6%, जितना एक्चुअल में परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, जैसे ये तो बोल रहा है 30% ना, लेकिन 30% किसका बचा हुआ का था, तो इसको एक्चुअल में टोटल परसेंट कितना मिले थे 24% ऑफ डब्ल्यू। इसको कितना मिले एक्चुअली में, इसको मिला है 5.6%, बट यहाँ क्या दिया हुआ था, बचा हुआ का 10% दिया हुआ था। अगर मैं टोटल ओरिजिनल वैल्यू का देखे जितना, अगर इनकम का देखूँ तो इतना, तो इनकम का कितना है 5.6% है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब इसको आप सॉल्व कर ले, तो यहाँ पे भी सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा आपको, यहाँ पे भी वैल्यू आपको आने वाला है सेम। और ये परसेंटेज निकला, ये किसका निकालना है, तो इसका परसेंटेज आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 10080। ठीक है, तो ये रिमेनिंग बैलेंस का आपको, ये आपको फॉर्मूला है, ट्रिक है जो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू रिमेंबर इट, रिमेंबर कर लीजिए, अदरवाइज यू कैन डू इट बाय दिस। ठीक है, ठीक है, मैं दोनों बता दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि राम बाबू जो है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम बाबू डोनेटेड 3% ऑफ हिज इनकम टू चैरिटी एंड डिपॉजिटेड 12%। 3% उन्हें उसने किसको दे दिया, चैरिटी में दे दिया। ठीक है, 3% चैरिटी में दे दिया, और बाकी बचा हुआ कहाँ दे दिया, बाकी बचा हुआ उसने डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, डिपॉजिटेड 12% ऑफ द रेस्ट इनकम। इफ नाउ ही हैज द 12,804, तो आपको बताना है कि क्या कैसे क्या किया होगा उसने। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं, राम बाबू डोनेटेड 3% ऑफ हिज इनकम टू चैरिटी, तो लेट द इनकम बी एक्स। ठीक है, उसका इनकम कितना था, एक्स था। अब उसके बाद अगर मैं बोलूं कि उसने 3% कहाँ दे दिया, डोनेटेड 3% इनकम टू चैरिटी, तो चैरिटी में दे दिया 3%, तो 3% 3/100 इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको 0.03 लिख सकते हैं। मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि क्या रहता है, अगर 30% है तो 0.3 लिखेंगे, 3% है तो 0.03x लिखेंगे। ठीक है, चैरिटी में दे दिया। एंड डिपॉजिटेड द 12% ऑफ द रेस्ट इन द बैंक। ठीक है, अब जो बचा हुआ था उसका 12% क्या किया उसने, डिपॉजिट कर दिया। तो बचा हुआ कितना हुआ था, रिमेनिंग आप देख लें यहाँ पे, रिमेनिंग उसके पास पहले से कितना था, उसके पहले से कितना था, पहले से एक्स था, एक्स में उसने 0.3x दे दिया। तो अगर मैं x माइनस 0.03 इंटू एक्स अगर घटा दूंगा तो यहाँ से मेरा वैल्यू क्या आएगा, 0.97x आएगा। अब ये 0.97 मतलब कि 97% उसने क्या किया था, उसके पास बच गया था। अब बोल रहा है उसका 12%, 97% जो है उसका 12% आपको निकालना है। ठीक है, तो उसका 12% कैसे निकलेगा, तो उसका 12% निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, तो रिमेनिंग का 12%, तो 0.97x इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये हो गया, इसने जमा कर दिया। ठीक है, अब यहां से क्या करना है आपको, तो आपको क्या करना है, तो जैसे ये जो वैल्यू जो आपको आ रहा है, ये क्या किया इसने, बैंक में जमा कर दिया, ये बैंक में जमा कर दिया। अब आपको क्या बोल रहा है कि इफ नाउ ही हैज 12,804, ये बचा हुआ है। तो अगर 0.97x का उसने 12% कहाँ दे दिया, बैंक में जमा कर दिया, तो उसने उसके पास बचा कितना होगा, 12% जमा किया, तो उसका अगर आप बात करें तो 88% इसके पास होगा,
तो 0.97x इंटू 98/100 ये उसके पास रहा होगा। वो वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12,804, यही तो दिया हुआ है ना। तो जब आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 12,804 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.97 इंटू 88। तो इसको जब आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा आपका 15,000। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा 2। एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। 3% उसने चैरिटी में दिया, रिमेनिंग उसके पास 0.97x हो गया। 0.97x का 12% उसने बैंक में जमा कर दिया, जो ये है, और उसका जो बचा हुआ था 88% उसके पास था, और जो वही वैल्यू दिया हुआ था, तो उससे मैंने इक्वेट कर दिया और वहां से वैल्यू को निकाल लिया। इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि 25% द एनुअल सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ द एनुअल सैलरी ऑफ बी। ठीक है, मंथली सैलरी ऑफ बी इज 40% द मंथली सैलरी ऑफ सी। ठीक है, एनुअल सैलरी ऑफ सी इज 6 लाख। तो जो सी का एनुअल सैलरी दिया हुआ है वो कितना है? तो मैं लिख लेता हूं सबसे पहले। एनुअल सैलरी ऑफ सी कितना दिया हुआ है? 6 लाख। 6 लाख मैंने लिख दिया। अगर मैं पूछूं कि इसका अगर एनुअल सैलरी सी का 6 लाख है तो इसका मंथली सैलरी क्या होगा, ये भी निकाल लेते हैं। मंथली तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 लाख जो दिया हुआ है इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। मैंने निकाल लिया मंथली सैलरी। ठीक है, अब जो इक्वेशन ए तो जो दिया हुआ था पार्ट, मैंने ये को इसी को लिखा। अब मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं बैकवर्ड पढ़ूंगा इसलिए, ताकि आप क्योंकि ये आपका जो वैल्यू है दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि मंथली सैलरी ऑफ बी इज 40% द मंथली सैलरी ऑफ सी। तो जो बी का सैलरी है वो सी के सैलरी से कितना है? सी के सैलरी से बोल रहा है कि 20% है। सॉरी 20% नहीं, 40% है। तो बी मंथली सैलरी इक्वल टू 40% ऑफ कि किसका दिया हुआ है? सी का। 40/100 इंटू सी के वैल्यू मंथली कितना निकाल चुके हैं हम लोग? 50,000। तो इसको अगर 2 0 कैंसिल कर देंगे तो बी का मंथली सैलरी कितना आ रहा है? 20,000 आ रहा है। ठीक है, मैंने ये भी निकाल लिया। अब क्या दिया हुआ है इक्वेशन? ए इक्वेशन जो दिया हुआ था इसका मैंने यूज कर लिया। अब ए इक्वेशन पढ़ते हैं। 25 पढ़ते हैं एनुअल सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ द एनुअल सैलरी ऑफ बी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं एनुअल सैलरी ऑफ ए इसका कितना बोल रहा है? 25% इज इक्वल टू 80% ऑफ द एनुअल सैलरी ऑफ बी। तो बी का एनुअल सैलरी हो गया, बी का एनुअल सैलरी कितना हो गया? 80/100। सॉरी 80/100, ये मैंने लिख दिया। अब ये एनुअल दिया हुआ है तो इसको मैं अगर 12 से डिवाइड कर दूं तो मंथली हो गया। ठीक है, मैंने लिख दिया। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये मैंने इक्वेशन को लिख दिया। अब ए और बी के बीच में इक्वेशन देख ले कि क्या रहा है। 12 12 कट गया, 100 100 कट गया, 0 0 0 तो नहीं कटेगा। तो यहाँ से अगर 25 से काटना है, 5 से कटेगा तो 5, और यहाँ 16। तो यहाँ से आपका क्या वैल्यू आएगा? ए इक्वल टू क्या आएगा? ए इक्वल टू 16/5 इंटू बी। ये इक्वेशन आ गया मेरा। और बी का सैलरी ऑलरेडी दिया हुआ है कि निकाल चुके हैं कितना? 20,000। तो 16/5 इंटू 20,000। ठीक है, 20,000 ये मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ से ये 4 बार में कट गया तो ये 4,000। तो 4,000 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64,000। ठीक है, तो ए का मंथली सैलरी कितना आ रहा है? 64,000 आ रहा है। यही तो पूछ रहा है ना, मंथली सैलरी ऑफ ए।
ठीक है, एक बार मैं फिर से रिकैप करा देता हूँ। एनुअल सैलरी दिया हुआ था, मैंने मंथली निकाल लिया। बोल रहा था कि बी का मंथली सैलरी 40% ऑफ सी है, तो सी का मंथली सैलरी ऑलरेडी निकाल चुके थे, इसका मैंने 40% निकाल लिया, तो वो 20,000 आया। एक इक्वेशन दिया हुआ था कि एनुअल सैलरी ऑफ ए इज 25% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ ए इक्वल टू 80% ऑफ द एनुअल सैलरी ऑफ बी। तो मैंने इसको मंथली में डिवाइड करके इक्वेशन को लिख दिया, और इक्वेशन को लिखा तो ए और बी में रिलेशन आ गया। बी का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके थे कि बी का सैलरी कितना है, और यहाँ पे पुट कर दिया तो आपका वैल्यू आ गया 64,000। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ ए सैलरी इज 30% मोर देन ऑफ बी, ए का जो सैलरी है बी से कितना 30% ज्यादा है। अगर अब आपको यहाँ पे आपको तुरंत से करना पड़ेगा। ए का सैलरी दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि 30% ज्यादा है। 30% ज्यादा तो हम लोग क्या करते थे, 1.3 इंटू जिसका से ज्यादा है, तो ए का सैलरी बी से 30% ज्यादा है, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, 1.3 इंटू बी। अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो मैं लिख देता हूं ऐसे, ए इक्वल टू 30% ज्यादा बोल रहा है तो बी हो गया, और प्लस 30% ऑफ बी। 30% ज्यादा बोल रहा है ना, तो ये ज्यादा वाला पार्ट हो गया 30% ऑफ बी, तो 30/100 इंटू बी और प्लस बी। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1.3 इंटू बी। यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, तो 1.3 इंटू बी मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि देन हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ऑफ ए, जो बी का सैलरी है ए से कितना कम है। ठीक है, जो बी का सैलरी है ए से कितना कम है, तो रेफरेंस पॉइंट आपका क्या हो गया, ए से कितना कम है, तो ए का आपको ऑलरेडी पता है। तो आप देख लीजिए कि दोनों में डिफरेंस कितना है, ए से कितना कम है, तो ए का सैलरी 1.3 बी है और इसका सैलरी बी है, तो यहाँ से आपको डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.3 इंटू बी। ठीक है, ए आपका डिफरेंस आ गया। अब पूछ रहा है कितना कम है, तो निकाल देते हैं परसेंटेज, परसेंटेज लेस आपको निकालना है। कितना है डिफरेंस, 0.3 बी, इतना कम है, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू ऑलरेडी 1.3 बी निकाल चुके हैं। आपको मैं इस टाइप का एक पीछे न्यूमेरिकल कराया भी था, 100 बी बी कैंसिल हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कितना आएगा, ये आपको वैल्यू आ जाएगा 23.07%। ठीक है, तो आपको इसी टाइप से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ऑप्शन 3 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे माइंड अप्लाई करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। द एक्सपेंस ऑफ राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ ए फैमिली आर इन रेशियो, एक एक्सपेंस दिया हुआ है तीनों का कि कितना दिया हुआ है। Then the price of this article has increased by 20%, 30% and 50% respectively. Then the total expense of the family on the article are increased by। ठीक है, तो पहले बोल रहे हैं कि लेट द एक्सपेंस। अब मान लिए कि राइस है, फिश है और ऑयल है, तो जो फैमिली था अपना जो खर्चा करता था वो खर्चा का रेशियो दिया हुआ है 12 में, 17 में और 3, ये 3 का रेशियो है। तो अगर टोटल खर्चा अगर वो फैमिली करता था, लेट द टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल खर्चा होता था एक्सपेंडिचर वो एक्स है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर अगर मेरा एक्स है, तो बोल रहा है किस रेशियो में, तो मैं राइस को लिख सकता हूँ 12x, फिश को लिख सकता हूँ 17x, और क्या है ऑयल को क्या लिख सकता हूँ 3x। ये हो गया, मैंने लिख दिया। ठीक है, तो पहले फैमिली कितना खर्च करता था, पहले इनिशियली टोटल कितना खर्च करता था, तीनों को सम कर दे, तो सम करने के बाद कितना आ रहा है 32, तो 32x। तो पहले जो इंसान जो वो फैमिली था 32x पैसा वो खर्च करता था। ठीक है, अब द प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड इंक्रीज बाई 20%। अब जो इंक्रीज राइस क्या हो गया, इंक्रीज्ड कॉस्ट। तो पहले राइस का कितना था, इंक्रीज कॉस्ट राइस का कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। मैंने क्या बोला, 20% बढ़ता है तो क्या 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिए इंटू 12x। अब आपको आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 4x। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ, ये हो गया फिश,
फीस कितना परसेंट बढ़ गया है, फीस बढ़ गया 30%। तो ये मैं क्या बोला 30%, तो 1.3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये कितना था 17x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 22.1 इंटू एक्स। इंक्रीज्ड कॉस्ट, कॉस्ट किसका, ये अब्दुल ऑयल का, जो तेल में खर्च हो रहा था। तो तेल का कितना था 3x, सॉरी कितना परसेंट है 50%, तो 1.5 इंटू 3x। ठीक है, तो इसको जब आप अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 3 से, तो 4.5 इंटू एक्स। अब जो टोटल अगर सम करेंगे तीनों का तो कितना वैल्यू आया जाएगा 14.4x प्लस 20.2.1x और प्लस 4.5x। तो इसको जब आप सम करेंगे तो टोटल कितना आएगा 41x आएगा। ठीक है, पहले कितना खर्चा हो रहा था 32x, अब कितना खर्चा हो रहा है 41x है। तो कितना बढ़ गया, तो 41x माइनस 9 बढ़ गया, 41x माइनस 32x बढ़ गया, ये जो डिफरेंस होगा यही बढ़ा। और इनिशियली कितना था, तो इनिशियली 32 था इंटू 100, तो निकल जाएगा कितना परसेंट है। ठीक है, तो 9x डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 900 डिवाइडेड बाई 32, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, ये आ जाएगा कितना 50, और नहीं इसको कर लेते हैं 100, तो 25 से 4 25 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 8 हो गया। तो यहाँ से आपका कितना आ रहा है 225/8। ठीक है, 225 डिवाइडेड बाई 8। अगर आपका 225 डिवाइडेड बाई 8 आ गया तो इसको आप फ्रैक्शन के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के टर्म्स में आप लिख सकते हैं कितना 28 1/8। ठीक है, 28 को 8 से गुना करें और 1 ऐड कर दें, तो ये आपका वैल्यू आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सिंपल इक्वेशन जो दिया हुआ था उसको मैंने एज्यूम कर लिया, क्योंकि प्रोपोर्शन में दिया हुआ था तो मैंने एक्स के साथ एज्यूम कर लिया। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जो पिछला जो क्लास हुआ था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, कि ऐसे क्यों एज्यूम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर आपने वो देखा होगा तो आपको ये चीज, देखिए आप अगर जो क्लास अगर जैसे चल रहा है अगर उसको आप कंप्लीट लगाते जा रहे हैं तो आपको आगे क्लास में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, बट अगर आप जंप कर करके देखते हैं तो यू आर गोइंग टू हैव प्रॉब्लम, सो यू आर गोइंग टू फेस लिटिल बिट ऑफ द प्रॉब्लम। बट स्टिल ट्राई, मैं तो ट्राई करता ही हूँ कि उसको आपको एक एक कॉन्सेप्ट को बार बार बताऊं ताकि आपको मेमोराइज हो जाए चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब एक और दिया हुआ है, और दिया हुआ है क्या, ए और कंटेंट 25% ऑफ एलवाई एंड दैट हैज 90% आयरन। कि एक ओर है, ठीक है, ओर आपको पता है ना कि ओर जिससे हम क्या बोलते हैं, आप मेटल वगैरह को एक्सट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ओर रहता है, ओर से आप एलवाई निकाले, और एलवाई से क्या निकालते हो, कोई एक पर्टिकुलर मेटल निकालते हो। ठीक है, तो बोल रहा है कि ओर कंटेंट 25% ऑफ द ऑयल। तो लेटेस्ट एज्यूम कि ओर जो हमारे पास था कि कितना था, और भी कितना था, मेरे पास एक्स जो था और था, उसमें से 25% एलवाई था। तो एलवाई मेरे पास कितना हो गया, ये मैं लिख देता हूँ एज्यूम एलवाई। तो ये मेरा एलवाई कितना हो गया, सॉरी ये मैं डब्ल्यू लिख दिया, एलवाई, एलवाई कितना हो गया 25%। तो 25%, तो मैंने क्या बताया आपको कि आप 0.25 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ये आपको अब तक प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। ऑफ एन एडवाई ऑफ दैट ऑफ 90%। अब इसका 90% मैं आपको एक इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बता चुका हूं। ठीक है, तो अब आयरन बोल रहा है। ठीक है, अब आयरन कितना है, आयरन कितना, एलवाई का बोल रहा है 90% है, तो ये इसका हो गया 0.25 इंटू एक्स। इसका बोल रहा है 90%, तो मैं कितना कर दूंगा 0.9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, या 90/100 करिए या 0.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 2 25, तो ये हो जाएगा 225 इंटू एक्स। ठीक है, ये मैंने आयरन निकाल दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि अदर देन दिस इन द रिमेनिंग 75% ऑफ देयर इज नो आयरन। जो बचा हुआ 75% है, उस जो और है उसमें से कोई आयरन नहीं है। टू ऑब्टेन द 60 kg ऑफ प्योर आयरन
द क्वांटिटी ऑफ ओर नीडेड। ठीक है, अब मैं क्या आपको बोल चुका हूं ना कि ये इतना आयरन जो है रेशियो में। अब मुझे कितना ओर चाहिए, ठीक है, एक्स क्या है, ओर है, ठीक है। तो ये मैंने आयरन निकाल दिया, तो आयरन कितना रहा, 0.225 इंटू एक्स। यही आयरन जो है हमारे पास है। अगर हमारे पास एक्स और है तो मेरे पास कितने आयरन है, 0.225 एक्स आपके क्या हो गए, और जो आयरन हो गए, और कितने हो गए एक्स। ये कितना होना चाहिए, 60। समझ में आया, 60 क्यों, कि टू ऑब्टेन द 60 के जो प्योर आयरन, यही तो आयरन है ना प्योर आयरन। तो प्योर आयरन मैं ऑलरेडी एक्स के टर्म में लिख चुका हूँ, अब मुझे वो दिया हुआ है कितना, 60। इसको अगर आप डिवाइड कर दें तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 266.67, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे मैंने किया। सिंपल सा सवाल था जिसको मैं सॉल्व कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट द 25% ऑफ द अल्कोहल बी मिक्स्ड विथ 50% ऑफ द अल्कोहल टू गेट द मिक्सचर ऑफ 40%। ये मिक्सचर का एक सवाल है, ठीक है, कि ये दोनों आपको अगर अल्कोहल दिया हुआ है कि 25% है और मेरे पास एक अल्कोहल 50% का है, तो जो आपको निकालना है कि जो बीच का जो आपका अल्कोहल का कितना कितना रेशियो में मैं मिक्स कर दूं कि जो अल्कोहल का स्ट्रेंथ होगा वो 40% हो। आपको पता होगा कि अल्कोहल में 100% अल्कोहल नहीं होता है, उसमें कुछ परसेंटेज अल्कोहल होता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं अल्कोहल। जो पहला अल्कोहल मेरा है ये कितना बोल रहा है, 25%। उसमें 25% अल्कोहल है, रेस्ट पानी ही रहता है, अलग अलग रहता है। दूसरा अल्कोहल है, अल्कोहल 2 है, इसमें कितना परसेंट अल्कोहल है, 50%। बहुत हार्ड है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि जो मिक्सचर आना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 40 का आना चाहिए। तो ये जो हो गया मेरा क्या हो गया, मिक्सचर। अब ये होना चाहिए 40% होना चाहिए, कि जब कितना हम ये अल्कोहल 1 और 2 का रेशियो मिक्स करें कि जो मेरा अल्कोहल का मिक्सचर होगा वो 40% होगा। इसका मैं सिंपल सा आपको ट्रिक बताता हूँ, वही उसी को इस्तेमाल करना है आपको। आप देख लीजिए कि ये दोनों का डिफरेंस कितना है, एक कितना परसेंट कम है, तो 40 से 25 को घटा दे तो D1 निकाल ले, तो 40 माइनस 25, तो यहां से आपको आ रहा है 15। यही तो 15% का कमी है ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है आपका 10% का ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप D2 क्या कर लेंगे, D2 आप लिखेंगे 50 माइनस 40, तो यहाँ से आपका 10 आ रहा है। देखिए डिफरेंस कितना का है, यहाँ पे 15% और यहाँ 10% का, इसी के रेशियो में आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंस के रेशियो में लेना पड़ेगा। अब आप क्वेश्चन को पढ़ें, इन व्हाट रेशियो द 25% ऑफ अल्कोहल मिक्स विद 25% ऑफ अल्कोहल टू गेट द मिक्सचर ऑफ 40% स्ट्रेंथ ऑफ द अल्कोहल। तो अब जो अल्कोहल का परसेंट है कितना होना चाहिए, 40% का होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, ये मैं क्या बोला आपको, यही रेशियो में होना चाहिए, तो 10 डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ से आपको कितना आ रहा है, 2/3 आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है, कि कौन से रेशियो में आपको मिक्स करना है, ठीक है। तो आपको 25% अल्कोहल था तो ये ऊपर आ गया, और उसके बाद अल्कोहल 2 कितना था, 50% था, तो इसका जो डिफरेंस था नीचे आ गया। सॉरी, जो आपको अल्कोहल 2 जो आपको 10% था वो ऊपर आ गया, और जो बाकी जो था वो नीचे आ गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको।
तो आपको अगर कभी भी इस टाइप का अगर सवाल आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मिक्सचर का परसेंटेज दिया हुआ है वो दोनों का आप डिफरेंस ले लें, ठीक है। तो मैंने डिफरेंस ले लिया और वही दोनों डिफरेंस के रेशियो में आपको उस अल्कोहल के परसेंटेज को मिक्स करना होगा, ठीक है। कभी भी इस टाइप का अगर कोई सवाल है मिक्सचर का, तो आपको यही ध्यान रखना है कि दोनों परसेंटेज जो दिया हुआ है वो दोनों का जो रिक्वायर्ड मिक्सचर है वो दोनों का डिफरेंस ले लें और डिफरेंस के रेशियो में ही आपको उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ द केरोसिन ऑयल रोज बाई 25%, बाई हाउ मच परसेंट मस्ट ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ द केरोसिन ऑयल सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। अब बोल रहा है क्या, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो जो नया बजट आया था उसमें क्या हुआ कि 25% इंक्रीज कर दिया गया केरोसिन ऑयल का। तो आप पूछ रहे हैं कि कितना परसेंट वो अपना कंजम्पशन की मतलब कितना परसेंट अब कम यूज करेगा कि ताकि उसको अपना जीवन में जितना पैसा वो खर्च कर रहा था अभी भी उतना ही खर्च कर रहा है, उससे उसको कोई इंक्रीज डिक्रीज उसका एक्सपेंडिचर में नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है कि अगर मैं 25% आपकी सैलरी कम हो गई, ठीक है, तो आप कितना कम एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये करना है कि अगर एक कम रहा है तो दूसरों को मैनेज करने के लिए जो परसेंटेज का जो क्वेश्चन होता है उसमें एक तो ट्रिक से किया जाता है और दूसरा आपको मैं मेथड बताऊंगा। सबसे पहले मैं मेथड बताता हूं। तो केरोसिन ऑयल का प्राइस पहले मान लेते हैं, केरोसिन ऑयल हो गया, इसका प्राइस कितना था, प्राइस पी मानते हैं, और वो प्राइस था तो उसका कॉस्ट कुछ रहा होगा, तो केरोसिन ऑयल का प्राइस पी था और कंजम्पशन वो कितना कर रहा था, केरोसिन ऑयल का कंजम्पशन कितना कर रहा था, सी लीटर कर रहा था, वो सी लीटर कर रहा था। अब पी कॉस्ट था उसका, सी लीटर कॉस्ट कर रहा था। तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर उसको देखेंगे तो कितना पी लीटर अगर उसने यूज किया और सी पी केरोसिन ऑयल वो पी था उसका उसका प्राइस पी जैसे पी मतलब क्या है, अगर जैसे दिया हुआ है कि 25 पर लीटर, तो ये पी हो गया प्राइस और सी हो गया कितना कंजम्पशन हुआ और ई हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि केरोसिन ऑयल का जो प्राइस था वो 25% से बढ़ गया, तो न्यू प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल, ठीक है, केरोसिन ऑयल कितना होगा, 25% बढ़ गया। मैंने क्या बताया था आपको, 25% तो 1.25 इंटू पी। अब तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा कैसे लिखते हैं। न्यू प्राइस ऑफ द केरोसिन ऑयल 1.25 इंटू पी। अब जब मैं ये लिख चुका हूं तो अब कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, कंजम्पशन कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा। तो लेट द न्यू कंजम्पशन कितना है, सी डैश, यही तो रहा होगा ना, सी डैश। अब जितना वो खर्च जितना लीटर वो यूज कर रहा था उससे कम कर रहा है जो कि सी डैश है। तो अब टोटल एक्सपेंडिचर इसको कितना हो रहा है, टोटल न्यू एक्सपेंडिचर बजट का आ जाने के बाद अब उसका एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, तो ये इतना उसका कॉस्ट का प्राइस था और ये आपको उतना कंजम्पशन किया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 पी इंटू सी। अब क्या बोल रहा है कि उसका बजट जो है चेंज नहीं होना चाहिए, पहले जितना खर्च कर रहा था उतना ही खर्च बाद में भी होना चाहिए, तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो पी सी इक्वल टू 1.25 इंटू पी इंटू सी डैश। पी तो वही था, उसका 25% बढ़ गया, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो पी कट गया, तो यहाँ से आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, सी का वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो सी डैश का वैल्यू हो जाएगा 4/5 इंटू सी। ये हो गया 5/4, तो 4/5 इंटू सी, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है कि कंजम्पशन देन एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज, तो यही आपको पूछ रहा था। तो अगर आपको अब रिमेनिंग निकालना है कि आपको कितना परसेंट जो है आपका कॉस्ट कम करना पड़ेगा, यही तो पूछ रहा है ना। तो पहले आप सी अगर खर्च कर रहे थे, अब जो कितना कर रहे हैं 4/5 इंटू सी कर रहा है, मतलब आप कितना का कटौती कर चुके हैं, तो सी माइनस 4/5 इंटू सी। पहले सी खर्च कर रहे थे, अब आपने 4/5 इंटू सी किया,
तो मतलब कितना, दोनों का डिफरेंस ही अब खर्च कर रहे होंगे टोटल पहले। अरे कितना, किसके परसेंटेज में निकालना होगा, सी का, और यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आपको वैल्यू कितना हो जाएगा, C/5 डिवाइडेड बाई C इंटू 100। तो ये कितना हो गया, 20%। तो 20% आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज कर देना पड़ेगा। अगर 25% आपका अगर कॉस्ट बढ़ता है तो 25% कंजम्पशन आपको कम कर देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। और एक और आपको मेथड में बता रहा हूँ कि ये आप शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखिएगा, कि जैसे अगर बोल रहा है कि इंक्रीज डिक्रीज का जब भी रहता है तो x इंटू 100 प्लस एक्स इंटू 100, तो आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर 25% इंक्रीज हुआ है, आपको निकालना है क्या, कि कितना मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, तो आप डाल दीजिए यहाँ पे। तो 25 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 25 इंटू 100। ठीक है, तो ये 125 हो गया, 100 हो गया, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको आ जाएगा कितना, आप यहीं से देख लीजिए ना, 2500 हो गया डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, तो आपको कितना आ रहा है, 20 आ गया, 20%। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स इंटू 100। ठीक है, तो मतलब कितना परसेंट, अगर 25% इंक्रीज किया तो कितना डिक्रीज, आप ये फॉर्मूला को आप ध्यान में रख सकते हैं, आप कहीं नोट कर लें इसको। ठीक है, ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे, या आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज रेज्ड बाय 20% देन द व्हाट परसेंट ऑफ द कार ओनर मस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन। अगर 20% अगर उसका पेट्रोल का कॉस्ट बढ़ जाता है तो कितना मैं डिक्रीज कर दूं कंजम्पशन। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो फॉर्मूला बताना, एक तो कन्वेंशनल मेथड होता है, सॉरी 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 जस्ट लेट मी, हाँ, एक कन्वेंशनल मेथड होता है, ये आपका कन्वेंशनल मेथड हो गया। ठीक है, तो कन्वेंशनल मेथड ऐसे करे या तो मैं इसको आपको शॉर्ट ट्रिक से कराता हूँ, एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स इंटू 100, ये मैंने आपको बता दिया कि इंक्रीज डिक्रीज के लिए यूज करना है। कितना इंक्रीज हुआ है, 20% इंक्रीज हुआ है, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स इंटू 100 प्लस 20 इंटू 100। तो इससे आपको पता चल जाए कि कितना डिक्रीज करना है। तो 200 2000 हो गया ऊपर में, और नीचे में हो गया 120। ठीक है, 100 प्लस 20 120, 0 कैंसल्ड आउट हो गया। तो यहाँ से आपको कितना आ रहा है, 100/6 आ रहा है, तो 50/3। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, 50/3। तो इसको फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, 16.2/3, 16×3 = 48 और प्लस 2 50/3 हो गया ना, इतना परसेंट। तो आपको इतना परसेंट क्या होना चाहिए, डिक्रीज कर देना चाहिए। ठीक है, आपका आंसर हो गया। देखिए सिंपल सवाल है, या तो आपको मैंने क्या बोला था, प्राइस को सिंपल, अगर आपको कन्वेंशनल सॉल्व करना है तो आप क्या करिएगा, कि पहले जो प्राइस पी था और उसका कॉस्ट सी था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। बाद में क्या, पी को मैंने 20% इंक्रीज कर दिया, है ना, तो पी का 20% इंक्रीज ही कर दिया, तो 1.25 पी 1.2 पी हो गया। और बाद में कॉस्ट कितना, सी नया कंजम्पशन हो गया। फिर दोनों को बराबर कर ले, यहाँ से सी डैश का वैल्यू निकल जाएगा, जैसे पी सी इक्वल टू 1.25 पी डैश पी इंटू सी डैश, पी पी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका सी का वैल्यू आ गया। सी का वैल्यू कितना है, सी डैश का वैल्यू कितना आ गया, 1/1.2 इंटू सी। ठीक है, अब ये सी का वैल्यू आ गया। अब क्या निकालना है आपको, सी डैश माइनस सी डिवाइडेड बाई सी इंटू 100। अब इसका वैल्यू पुट कर दें तो आपको निकल जाएगा। या तो आप ये मेथड को यूज कर सकते हैं, ये मैं तो रेकमेंड करूंगा कि एग्जाम में सिंपल सा मेथड है, आप इसको यूज करें। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 1100 बच्चे जो थे वो वहां पे 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल अपीयर्ड, 50% ऑफ द बॉयज एंड 40% ऑफ द गर्ल पास। 50% लड़के और 40% लड़कियां जो है उसमें पास करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल, तो कितने परसेंट बच्चे जो है वो फेल हो गए। देखिए
एक एग्जामिनेशन जो हुआ उसमें से 1100 बॉयज थे और 900 गर्ल्स थे। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि बच्चे जो फेल हो गए। ठीक है, 1100 जो लड़के थे उसमें से कितने 50% ऑफ द बॉयज जो क्या हुए इन एग्जामिनेशन 50% ऑफ द बॉयज एंड 40% ऑफ द गर्ल पास। अगर 50% बॉयज पास हुए मतलब कि 50% फेल हुए होंगे, तो 50% फेल हुए होंगे तो 1100 का 50% निकाल लेंगे, हो गया। प्लस अगर 40% लड़कियां पास हुई होंगी तो इसका मतलब 60% जो इतनी गर्ल्स हैं वो फेल हो गई होंगी, तो 900 का 60% निकाल लें। ठीक है, अब आपको निकल गया कि कितना लड़कियां टोटल फेल हो गई हैं। तो यहां से अगर आप 20 कैंसिल कर देंगे तो 1100, तो ये क्या हो जाएगा आपको 550, और यहाँ से हो जाएगा 540। तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ रहा है 1090। तो इतना बच्चे जो है टोटल फेल हुए हैं। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल, कि मतलब कितने परसेंट कैंडिडेट फेल हुए हैं। टोटल कैंडिडेट कितने थे 1100 प्लस 900। टोटल कैंडिडेट कितने हो गए 1100 प्लस 900। तो ये मेरे टोटल कितने थे 2000 थे। ठीक है, 2000 टोटल थे, उसमें से 1090 फेल हो गए, तो कितने परसेंट फेल हुए, तो परसेंटेज फेल्ड कितना हो जाएगा 1090 डिवाइडेड बाई 2000। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 54.5%। आई होप सबको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, उसमें बोल रहा था कि, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे किया, बोला कि 50% पास हुए हैं तो 50% फेल हुए होंगे, तो मैंने कर दिया। और लड़कियां में बोल रहा था 40% पास हुए हैं तो 60% फेल हुई होंगी, तो ये मैंने निकाल दिया दोनों का सम करके, और टोटल कैंडिडेट से मैं परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 70% ऑफ स्पीक इंग्लिश एंड 65% कैन स्पीक हिंदी, and if 25% of the student can speak none of the two language, then what percent of the group can speak both language। देखिए, अगर आपको याद हो, मैं एक पीछे क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में ही, और मैं एक लगभग अब लास्ट होने वाला है, 3-4 प्रॉब्लम और बचे हैं, अब मैं कराने वाला हूँ, ताकि जो आप उस समय प्रॉब्लम किए थे और कंसोलिडेट हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, वो याद है, ए यूनियन बी। यू था, यू मतलब क्या था, या तो ये हो रहा है या तो बी अगर कर रहा है, या तो ये होगा या तो बी होगा। ठीक है, इनटू ए प्लस बी और माइनस, ये मैंने फॉर्मूला बताए थे। आई होप सबको समझ में आया होगा, याद रहा होगा। इसका मतलब कि ए इवेंट अकर किया, इसका मतलब बी इवेंट अकर किया, और इसका मतलब जब डाउन साइड में रहता है मतलब दोनों अकर किया। जब ये दोनों मुंह खुला हुआ है तो या तो ये अकर करेगा या तो याद करने के लिए ध्यान में ऐसे रख सकते हैं, ऊपर खुला हुआ है मतलब या तो ये अकर कर रहा है या तो ये अकर कर रहा है। ठीक है, और दोनों अकर कर रहा है तो मतलब नीचे में। ठीक है, 75% इंग्लिश बोल सकते हैं, तो ठीक है मैं लिख देता हूं, इंग्लिश कितने बोल सकते हैं 70%। इनको एज्यूम कर लेता हूं मैं ए, कि जो अंग्रेजी बोल पाते हैं वो ए है, वो 70% है। बी मान लेता हूं जो क्या बोलते हैं हिंदी बोलते हैं, ये कितने हैं 65% है। जो दोनों नहीं बोलते हैं नन, वो कितने हैं, जो दोनों नहीं बोलते हैं वो कितने हैं 27%। तो मैं कभी भी नन दिया हुआ है तो मैं क्या निकाल सकता हूं कि जो दोनों बोलते हैं बोथ लैंग्वेज। बोथ लैंग्वेज कितने बोलेंगे, बाकी जो 100 से अगर 27% को घटा देंगे तो वो बोलेंगे, तो 73% क्या बोल रहे हैं बोथ लैंग्वेज। अगर 27% ना ही हिंदी बोलते हैं ना ही इंग्लिश बोलते हैं, तो बाकी बचे हुए 73% जो होंगे या तो हिंदी बोलेंगे या तो अंग्रेजी बोलेंगे या तो दोनों बोलेंगे। ठीक है,
एटलीस्ट वन लैंग्वेज बोलेंगे, एटलीस्ट वन और बोथ, या तो एक बोलेंगे या तो दोनों लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, तो ये इसको ए क्या हो गया मेरा, ए यूनियन बी। क्यों? क्योंकि या तो इसमें से इस ये जो परसेंटेज है कौन कौन चीज को कवर कर रहा है, या तो जो इंग्लिश बोल रहे हैं तो या तो अंग्रेजी आता होगा, या तो हिंदी आता होगा, या तो दोनों आता होगा। ठीक है, ये 73% हो गए। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दें, 73% इक्वल टू ए हो गया 70%, आर प्लस बी हो गया 65%, और माइनस जो दोनों बोलते हैं, यही तो मुझे निकालना है ना। तो आप सॉल्व कर ले ए बी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 135 माइनस 73 कितना होता है, 135 माइनस 73, तो आपको आ जाएगा 62%। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। अंग्रेजी बोलने वाले की जो परसेंटेज, हिंदी बोलने वाले का, जो दोनों नहीं बोलते हैं उसका निकाल लिया, और या तो दोनों में से एक बोलते हैं या दोनों बोलते हैं, एटलीस्ट एक बोलते हैं। आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये निकल गया 73%, और मैंने इसको फॉर्मूला में पुट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि एक if the price of an article is reduced by 25% but the daily sale of the article is increased by 30%, then the net effect on the daily sale receipt। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। इसमें क्या करना है आपको, फिर से यहां पे आपको दिया हुआ है कि प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय, तो सबसे पहले आर्टिकल जो था, आर्टिकल मतलब कोई वस्तु था। ठीक है, तो कोई भी आर्टिकल जो था, क्या हुआ उसमें, द आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 25%। अब आर्टिकल जो प्राइस है वो रिड्यूस कर दिया गया। तो आर्टिकल का जो ये प्राइस है कितना रिड्यूस हुआ, 25% रिड्यूस हुआ। 25% रिड्यूस हुआ, अब उसके पास कितना रहा होगा, 0.75। अगर मान लें कि पहले मेरा प्राइस पी था, तो पी से 25%, अब क्या बोल रहा है कि रिड्यूस बाई 25%। पहले 25% बढ़ जाता था तो 1.25, और घट गया 25%, मतलब 25/100 इंटू पी, 25% घटा दिए, तो यहाँ से क्या आ रहा है 0.75 इंटू पी। ठीक है, आई होप सबको क्लियर रहा होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 30%। अब उसका सेल जो है वो 30% बढ़ गया। ठीक है, तो अब पहले क्या था, प्राइस हो गया, अब मैंने प्राइस लिख दिया। अब आर्टिकल का नंबर देखता हूं कि अब वो कितना बेच रहा है, तो कितना बोल रहा है, 30% इंक्रीज हो गया। तो अब जो आर्टिकल जो था वो क्या हो गया, इंक्रीज बाई 30%, 1.3 इंटू ए। ठीक है, पहले अगर ए आर्टिकल बिकते थे तो अब कितने बिक रहे हैं, 1.3 ए। और अगर पहले प्राइस मेरा पी था तो अब कितना हो गया, 0.75 पी। ठीक है, आपको समझ में आया। ओरिजिनल सेल ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल ए हो गया मेरा ए। ठीक है, ओरिजिनल ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल, प्राइस ऑफ आर्टिकल ए कितना हो गया मेरा पी। ठीक है, तो 25% डिक्रीज हुआ तो कितना हो गया 0.75 पी, और 30% इंक्रीज हुआ तो 1.3 है। ठीक है, अब आप देख लीजिए टोटल एक्सपेंडिचर क्या है। टोटल जो आपको यहाँ पे रिसिप्ट बन रहा है वो कितना का बनेगा, तो 1.3 ए इतना बिक रहा है और इसका प्राइस कितना है 0.75 इंटू पी। तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.975 इंटू पी इंटू ए। ठीक है, ये आ रहा है आपको। अब क्या बोल रहा है आपको, ये आपने निकाल दिया कि इंक्रीज डिक्रीज जो भी हुआ अब इससे ये हो गया। ठीक है, देन द नेट इफेक्ट ऑफ द डेली सेल रिसिप्ट इज, तो अब उसका नेट इफेक्ट कितना हो रहा है। ठीक है,
तो आप बताइए कितना होगा। तो यहां से आपको निकल गया जी, इतना आपको एक्सपेंडिचर हो, ये इतना आप बिक रहा है। पहले कितना बिक रहा था, टोटल रिसिप्ट पहले कितना आ रहा था, टोटल रिसिप्ट पहले कितना आ रहा था, उसका प्राइस पी था और कितने आर्टिकल बिक रहे थे, ए बिक रहे थे, तो पहले मेरा पी ए था। अब कितना हो गया 0.975 इंटू पी ए, तो कितना डिक्रीज हुआ, तो आप देख लें यहाँ से। तो आपको डिक्रीज देखना है, तो पहले पी ए था, बाद में 0.975 पी ए हो गया, और इनिशियली कितना था, पी ए था इंटू 100। इसको सॉल्व कर ले, तो ये ऊपर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका 0.025 डिवाइडेड बाई पी ए, यहाँ भी पी ए होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, इंटू 100। तो कितना आ रहा है आपका 2.5%। क्या हुआ है 2.5% डिक्रीज हुआ है, तो ये हो गया 2.5% डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं ना, पहले टोटल कॉस्ट कितना था, टोटल जो रिसिप्ट बन रहा था कितना बन रहा था, पीए का बन रहा था। अब यहाँ पे क्या हो गया है, कम हो गया है 25%, तो ये मैंने जो डिफरेंस है वो लिख दिया और डिवाइडेड बाई पीए जो इनिशियल था। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, इन ए इलेक्शन 3 कैंडिडेट contested, ठीक है। द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट, सेकेंड गॉट 36% वोट, एंड द टोटल वोट पोल्ड वर 36,000। फाइंड द नंबर ऑफ वोट गॉट बाई द थर्ड कैंडिडेट। तीसरा कैंडिडेट कितना वोट मिला उसको। ठीक है, तो परसेंटेज वोट रिसीव्ड बाई थर्ड कैंडिडेट। ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना परसेंट वोट निकला। टोटल अगर 100% है, उसमें से 40% एक को मिल गया, दूसरे को मिल गया 36%, तो बाकी बचा हुआ उसी को मिला होगा, तो वो कितना हो गया 24%। ठीक है, 20%। और टोटल वोट कितने पड़े थे 36,000, तो तीसरा का निकालना है वोट, तो वोट रिसीव्ड बाई थर्ड कैंडिडेट क्या होगा 24%, तो टोटल दिया हुआ है 36,000। इजी सा क्वेश्चन था, इसका 24%, तो कितना उसको मिला, आप मल्टीप्लाई कर दे, 360 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपका आएगा 8640। ठीक है, तो इतने वोट जो है तीसरे कैंडिडेट को मिले हैं। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन आई होप और होगा। ठीक है, ए पॉपुलेशन ऑफ द टाउन increase each year by 4%, that the total of the total at the beginning of the year। ठीक है, हर 4% हर साल में बढ़ रहा है। इफ द पॉपुलेशन ऑन द 1 जनवरी 2001 को कितना था 5 लाख था, तो व्हाट विल बी ऑन जनवरी 2000, तो 4 साल बाद बोल रहा है कि कितना उसका पॉपुलेशन हो जाएगा, 3 साल बाद, सॉरी। देखिए, एक सिंपल सा मैं तरीका बता रहा हूँ आपको कि आपको क्या ध्यान में रखना है। जैसे अगर मान लिए कि पॉपुलेशन जो पहले पी था 4% इंक्रीज हुआ, 4% पहले पी था, तो पहले पी था 4% इंक्रीज हुआ, तो 4% क्या होगा, पी का 4%, तो पी का 4% कितना हो गया, पी इंटू 4/100। ठीक है, ठीक है, इसके अगले साल भी अगर मैं बोलूं कि फिर से 4% बढ़ गया, तो अभी फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, P प्लस 4P/100। ठीक है, आएगा ना 4P/100, तो मैं एक कॉमन ले लूंगा, तो P इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस 4/100। मैं आपको यहाँ से एक जो है ना फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं करा रहा हूँ, और कोई यहाँ पे नहीं। सेकेंड होगा क्या हो जाएगा, तो P प्लस 4P/100। इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका अब 4% करना पड़ेगा, तो इसका 4% इंक्रीज करना है, तो क्या करेंगे, जो वैल्यू था वो
मैं क्या बोला हूँ कि कभी भी 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपको कभी भी जब आप देखेंगे ना, यहाँ 1.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे क्या है, 1 कॉमन ले लिए प्लस 4/100, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब आप देखेंगे तो कितना आ रहा है, 104 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ये भी हो रहा है कितना, 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। अब देखिए, आपको अगर ये चीज अगर स्किप करना है तो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, कि कभी भी फॉर्मूला अगर आपको हर साल अगर इंक्रीज हो रहा है तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 3, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करना है। ये आपको मैं डेरिवेशन बता रहा था, अगर आपको इंटरेस्टेड नहीं है डेरिवेशन में तो डायरेक्ट फॉर्मूला से ध्यान रख सकते हैं। तो P क्या हो गया, पहला पहला साल में तो कितना था, 5 लाख था, तो मैं 5 लाख लिख दिया। पॉपुलेशन पहले कितना था, 5 लाख था। हर साल इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, आर होता है परसेंटेज, तो 5% इंक्रीज हो रहा है, तो 5 डिवाइडेड बाई 100। कितना साल तक इंक्रीज हो रहा है, तो ये 2001 से 2004 तक, तो 3 साल तक इंक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्ट आपको ये वैल्यू लिख देना है। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, 5624 की 5624 सॉरी 56, let me just, I think there was some problem, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। सॉरी फॉर द, हाँ या, तो यहाँ से आपको कितना वैल्यू आ रहा है, 5624 थोड़ा हैंग कर रहा था इसके कारण, तो देख लीजिए आपको कौन सा आंसर आ रहा है। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T। P हो गया कि पहला साल में कितना मिल रहा है, R हो गया परसेंटेज, और T हो गया कि कितना साल तक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको ऐसे ही करा दिया हूँ। अभी नेक्स्ट क्लास जो आपको सिंपल इंटरेस्ट वगैरह जब बताऊंगा वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी कल के लिए अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेन कॉन्सेप्ट है कहाँ पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट में पूछा जाता है, ठीक है। The price of the item is increased by 10% and this reduce the monthly total sale by 20%, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा बात है कि मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करने को मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्विकली सॉल्व करना है। पहले प्राइस पी रहा होगा, आइटम बीके आई, तो पी आई हो गया। अब क्या बोल रहे हैं कि प्राइस को इंक्रीज कर दिया, तो अब मेरा प्राइस कितना हो गया, 1.5 पी, सॉरी 10% इंक्रीज हुआ तो 1.1 इंटू पी। और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसका सेल डिक्रीज हो गया 20%, तो 20% डिक्रीज हुआ, अब आइटम कितने बिके होंगे, 0.8। समझ में आ रहा है ना, 20% कम, तो अब 0.8 लिख सकते हैं। तो पहले पी आई था, अब कितना हो गया, 1.1 पी इंटू 0.8 आई। अब पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज आपको हुआ है वो निकालना है। तो ये कितना, अगर इसको अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.88 पी आई। तो अब क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है ना, डिक्रीज हो गया। अब देख लीजिए, पहले पी आई था, अब कितना हो गया, 0.88 पी आई, तो कितना हो गया, 12% डिक्रीज कर गया। देख रहे हैं ना, दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 0.12 पी आई, मतलब क्या हो गया, 12% डिक्रीज कर गया। आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि या तो आप बार बार लिख के सॉल्व करें, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में कैसे क्विकली सॉल्व करना है। कि प्राइस उसका पी था, आइटम आई बी का, तो टोटल कितना हो गया, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल इनिशियल कॉस्ट हो गया। अब इंक्रीज हो गया, उसका प्राइस बढ़ गया, इंक्रीज्ड प्राइस, ठीक है। और इंक्रीज्ड आइटम, इंक्रीज्ड आइटम, ठीक है। तो अब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे निकल गया इंक्रीज्ड कॉस्ट, यही तो इंक्रीज्ड कॉस्ट हो गया ना। एग्जाम में आपको ऐसे ही क्विकली करना पड़ेगा। तो ये मेरा इंक्रीज कॉस्ट हो गया, इंक्रीज या डिक्रीज कॉस्ट, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज जो भी रहा होगा, तो कितना आ रहा है, 0.88 पी आई। तो अब इसको दोनों को घटा देंगे तो 0.12 आ रहा है, तो मतलब 12% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, सॉरी 12%।
डिक्रीज हुआ ना, क्योंकि पहले पीआई था, बाद में 0.88 पीआई हो गया, मतलब 12% कम गया। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी आयोटा ऑफ डाउट, यू कैन मैसेज इट ऑन द टेलीग्राम एंड यू कैन ज्वाइन द और सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट, क्योंकि इस पे बीपीएससी एडीओ से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस आने वाले हैं और हम लोग पूरा कंप्लीट डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट कराने वाले हैं। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें, इसका लिंक सेम चीज का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन कर लें। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, डू रीच आउट टू अस। टिल नाउ, keep learning, keep growing. Thank you so much.